आज की इस डीप डाइव में हम सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाने वाले हैं जो शायद आज के समय में दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बन चुकी है। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा में एक्सपर्ट के तौर पे शामिल हूँ। और ये करेंसी कोई पैसा नहीं है, कोई कोई डेटा या तेल नहीं है। हाँ, ये असल में हमारा ध्यान है, हमारा फोकस। एकदम सही कहा। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक बहुत ही शानदार किताब है, द मास्टरी ऑफ कंसंट्रेशन एंड द फोकस्ड माइंड, हम्म। और साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का एकाग्रता पर दिया गया दर्शन भी है। और ये स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करते हैं। हम्म। और वो दावा ये है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 10 मिनट का गहरा अनब्रोकन फोकस हासिल कर ले तो वो उन चीजों को सीख सकता है या उन समस्याओं को सुलझा सकता है जिनमें एक आम भटके हुए दिमाग वाले इंसान को महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल महीनों लग जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इसी बात को डिकोड करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे सिर्फ 10 मिनट का फोकस इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए, ये दावा सुनने में भले ही किसी जादुई शक्ति जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान वो बहुत ही ठोस है। हम्म। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है। मतलब हर इंसान की जेब में दुनिया भर का ज्ञान मौजूद है। हाँ, इंटरनेट ने सबको उंगलियों पिला दिया है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज सबसे दुर्लभ हो गई है ना, वो है उस जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता। जब आसपास हर कोई भटका हुआ है, हर किसी का ध्यान बटा हुआ है, ऐसे में जो इंसान अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित कर सकता है, उसके पास एक तरह का अनुचित लाभ होता है। एक अनफेयर एडवांटेज। हाँ, एक अनफेयर एडवांटेज। लेकिन इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा एक ऐसे डेटा पॉइंट से लगता है जो हमारे स्रोतों में दिया गया है, और सच कहूं तो वो डराने वाला है। 5 सेकंड वाला। हाँ, आज एक औसत इंसान का दिमाग 5 सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं टिक पाता। मतलब जरा सोचने वाली बात है, सिर्फ 5 सेकंड। ये सच में बहुत कम है। बहुत कम है। चाहे कोई स्टूडेंट किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हो या कोई प्रोफेशनल कोई अहम रिपोर्ट बना रहा हो, दिमाग हर कुछ सेकंड में कुछ नया ढूंढने लगता है। और मजे की बात यह है कि इस 5 सेकंड वाली स्थिति तक इंसान कोई रातों रात नहीं पहुंचा है। अच्छा। हाँ, अगर हम इंसान के एवोल्यूशन यानी विकास क्रम को देखें तो हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से फोकस करने के लिए नहीं बना है। वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। एक मिनट रुकिए, यह एक बड़ी उलझन है। मतलब अगर हमारा दिमाग इवोल्यूशन के हिसाब से नई चीजों को खोजने और भटकने के लिए ही बना है, तो क्या फोकस करने की कोशिश करना हमारी अपनी प्रकृति के ही खिलाफ जाना नहीं है? मेरा मतलब है, क्या हम अपनी ही बायोलॉजी से लड़ रहे हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, और यही कारण है कि फोकस करना इतना मुश्किल लगता है। अच्छा। प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसका ध्यान भटकना उसके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी था। सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। मान लीजिए कोई इंसान सिर्फ एक फल तोड़ने पे पूरी तरह फोकस कर लेता है और वो पीछे से आने वाली किसी आर्ट पर ध्यान नहीं देता, तो क्या होता? तो जाहिर है वो किसी जानवर का शिकार बन जाता। एकदम सही। इसलिए हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम विकसित हुआ जो हर नई आहट, हर नई उत्तेजना पर हमें डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक देता है। हमारा दिमाग हमेशा खतरे या इनाम की तलाश में स्कैन करता रहता है। ओहो, तो मतलब जो काम कभी इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी था, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। बिल्कुल। क्योंकि आज आसपास कोई शेर या चीता तो है नहीं, बल्कि हाथों में स्मार्टफोन्स है। सही कहा। आज के जो आधुनिक भटकाव हैं, चाहे वो ऐप नोटिफिकेशंस हो, सोशल मीडिया की इन्फिनिट स्क्रोलिंग हो या हर दिन सामने आने वाले हजारों शॉर्ट वीडियो हो। हाँ, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता है। और इन सभी को बनाने वाले जो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स हैं ना, वो हमारे दिमाग की इस इवोल्यूशनरी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मतलब वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? हाँ, वे प्राकृतिक रूप से नई चीज खोजने की हमारी बेचैनी को हैक करते हैं। हर बार जब फोन बजता है तो दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत ही नया और जरूरी हुआ है, और वो डोपामाइन रिलीज करता है। बिल्कुल। तो ये बात तो साफ है कि हम सभी एक ऐसे जाल में हैं जिसे हमारे ही दिमाग की बनावट का फायदा उठाकर बुना गया है। लेकिन खैर, अब उस सबसे बड़े दावे पर आते हैं जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर फोन भटका रहे हैं, ये बात तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? सही सवाल है। नया ये है कि स्रोत सामग्री कहती है कि 10 मिनट का गहरा फोकस महीनों के बिखरे हुए काम के बराबर हो सकता है। हाँ। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है?
मतलब ये गणित कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव साइंस के एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान कोई काम कर रहा है, उदाहरण के लिए वो कोई किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और तभी उसका फोन बजता है। वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक मैसेज देखता है और वापस किताब पर आता है। अब उसे लगता है कि उसने सिर्फ 10 सेकंड खोए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि दिमाग को वापस उसी गियर में आने में समय लगता है ना? बिल्कुल। जब इंसान मैसेज से वापस किताब पर आता है तो उसके ध्यान का कुछ हिस्सा अभी भी उस मैसेज में ही अटका रहता है। अच्छा, तो इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं? एकदम सही। रिसर्च बताती है कि दिमाग को वापस अपनी 100% क्षमता या उस पीक फ्लो स्टेट में आने में औसतन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। बाप रे, 20 से 25 मिनट? हाँ, अब सोचिए, अगर किसी का ध्यान हर 5 मिनट में भटक रहा है तो वो कभी भी उस फ्लो स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब वो इंसान हमेशा उथले पानी में ही तैरता रहता है, गहराई में कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल, यही बात है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जो इंसान कह रहा है कि वो पिछले 6 महीने से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर उसका ध्यान बार बार भटक रहा है तो असल में उसने 6 महीने काम नहीं किया है। हाँ, उसने सिर्फ अपनी ऊर्जा को बार बार स्विच करने में बर्बाद किया है। और यही कारण है कि स्रोत सामग्री उस 10 मिनट के डीप फोकस की बात करती है। जब कोई बिना किसी भटकाव के पूरी तरह डूब कर 10 मिनट भी काम करता है तो उसका दिमाग उस लेजर बीम की तरह काम करता है जो लोहे को भी काट सकती है। क्या बात है। वहीं बिखरा हुआ ध्यान एक साधारण बल्ब की रोशनी की तरह है। वो पूरे कमरे में फैल तो जाती है, लेकिन उससे कोई धातु नहीं काटी जा सकती। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। गहराई में किए गए कुछ मिनटों के काम की क्वालिटी हफ्तों के उथले काम से कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। मुझे यहाँ आइजैक न्यूटन की एक बहुत ही मशहूर कहानी याद आ रही है। हाँ, बताइए। जब उनसे किसी ने पूछा था कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी इतनी जटिल चीज की खोज कैसे की, तो उनका जवाब ये नहीं था कि एक सेब गिरा और मुझे सब समझ आ गया। उन्होंने कहा था, मैंने उस विषय पर लगातार बिना रुके विचार किया। न्यूटन अपने काम में इतने गहरे उतर जाते थे कि वे अक्सर खाना खाना तक भूल जाते थे। ये उसी लेजर बीम वाले फोकस का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन का ये तरीका स्वामी विवेकानंद के उस दर्शन से पूरी तरह मेल खाता है जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में बहुत गहराई से किया गया है। हाँ, स्वामी विवेकानंद के विचार इस पर बहुत स्पष्ट हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सब एकाग्र मन से ही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। उनका मानना था कि ज्ञान कहीं बाहर से, आसमान से नहीं टपकता, बल्कि वो इंसान के अंदर ही मौजूद होता है। फोकस वो चाबी है जो उस अंदरूनी ज्ञान के ताले को खोलती है। इस बात को अगर हम टैलेंट के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है। कैसे? हमारे समाज में एक आम धारणा है कि महान वैज्ञानिक, महान लेखक या कोई भी सफल व्यक्ति जन्म से ही कुछ खास जीन या टैलेंट लेकर पैदा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो तो पैदा ही जीनियस हुआ था। हाँ, ये बहुत आम सोच है। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का दर्शन और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक ही बात पर आकर टिक जाते हैं। सफलता का फैसला इस बात से नहीं होता कि इंसान के पास कितना जन्मजात टैलेंट है, बल्कि इस बात से होता है कि वो अपने उपलब्ध टैलेंट को कितने लंबे समय तक एक ही दिशा में केंद्रित रख सकता है। लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। क्या सच में ऐसा है? अगर किसी का IQ बहुत ज्यादा है तो क्या वो हमेशा फायदे में नहीं रहेगा? मतलब क्या टैलेंट की कोई अहमियत नहीं है? देखिए, IQ या टैलेंट एक अच्छी शुरुआत दे सकता है। इसे ऐसे समझिए कि टैलेंट ये तय करता है कि किसी के पास कितनी शक्तिशाली गाड़ी है। ठीक है। लेकिन फोकस ये तय करता है कि वो उस गाड़ी को चला किस दिशा में रहा है और कितनी दूर तक ली जा रहा है। बहुत खूब। अगर किसी के पास एक फरारी है, यानी बहुत टैलेंट है, लेकिन वो उसे बार बार हर चौराहे पर रोक रहा है, दिशा बदल रहा है, यानी भटकाव का शिकार है। हाँ, तो एक साधारण साइकिल वाला इंसान जो बिना रुके एक ही दिशा में चल रहा है, वो उस फरारी वाले से बहुत आगे निकल जाएगा। क्या बात है। एक औसत क्षमता वाला व्यक्ति भी अगर अपने मन को एक जगह टिकाना सीख ले तो दुनिया की कोई भी स्किल सीखना उसके लिए असंभव नहीं रह जाता। ये विचार अपने आप में बहुत सशक्त है। ये इंसान को वापस कंट्रोल देता है। इसका मतलब है कि खेल हमारे हाथ में है। बिल्कुल। लेकिन अब सबसे बड़े और व्यावहारिक सवाल पे आते हैं। अगर फोकस इतना ही जादुई है और हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से इतना बेचैन है, तो इस फोकस रूपी मांसपेशी को मजबूत कैसे किया जाए? स्रोत सामग्री में फोकस हासिल करने के 3 बहुत ही स्पष्ट तरीके बताए गए हैं।
चलिए उन्हें डिकोड करते हैं। पहला तरीका जो बताया गया है वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। हाँ, जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही कठोर, उबाऊ और जेल जैसी दिनचर्या की तस्वीर बनती है। हाँ, लोगों को लगता है कि आज़ादी छिन जाएगी। लेकिन कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का असल मतलब है डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने से होने वाली मानसिक थकान को खत्म करना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। डिसीजन फटीग का फोकस से क्या लेना देना है? देखिए, जब कोई रूटीन नहीं होता तो दिमाग हर दिन इस कश्मकश में रहता है कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, मुझे काम कब शुरू करना चाहिए, कहाँ बैठकर करना चाहिए। रोज नए फैसले लेने पड़ते हैं और इन छोटे छोटे निर्णयों में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन जब अनुशासन का पालन किया जाता है, मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि वो रोज सुबह 8 बजे एक ही डेस्क पर बैठकर काम करेगा, तो वो असल में अपने दिमाग को एक पर्यावरणीय संकेत या एनवायरमेंटल क्यू दे रहा है। कुछ हफ्तों बाद जैसे ही वो इंसान उस डेस्क पर बैठेगा, उसका दिमाग बिना किसी संघर्ष के खुद ब खुद उस डीप वर्क वाले मूड में चला जाएगा। फोकस करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार है। मतलब अनुशासन असल में दिमाग को एक तरह की ट्रेनिंग देना है, ताकि सही समय आने पर उसे पता हो कि अब उसे क्या करना है। ये आदत बनाने का विज्ञान है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो किताब में बताया गया है, ध्यान या मेडिटेशन। अब मुझे लगता है कि बहुत से लोग मेडिटेशन शब्द सुनते ही थोड़ा असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई आध्यात्मिक चीज है या इसके लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकाग्रता के संदर्भ में ध्यान का मतलब आंखें बंद करके किसी शून्य में खो जाना नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक व्यायाम है। तो ध्यान असल में करता क्या है? अगर हम विक्टर फ्रैंकल के एक मशहूर विचार को फोकस के संदर्भ में ढालें, तो किसी भी उत्तेजना यानी स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है। ध्यान उस खाली जगह को बड़ा करता है। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़कर देखें, जैसे जब फोन पर नोटिफिकेशन आता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। नोटिफिकेशन एक उत्तेजना है। एक आम बिना ट्रेनिंग वाले दिमाग का रिस्पॉन्स इतना तेज होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और उसका हाथ फोन तक पहुंच जाता है। हाँ, वो ऑटो पायलट पर होता है। दोनों के बीच कोई खाली जगह नहीं है। लेकिन जब कोई रोज 10 मिनट ध्यान करता है, यानी सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करने की कोशिश करता है, और जब दिमाग भटकता है तो उसे वापस लाता है, तो वह असल में अपने दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर रहा होता है। तो ध्यान भटकावों को दुनिया से खत्म नहीं करता, बल्कि उन भटकावों पर रिएक्ट करने की हमारी आदत को बदल देता है। एकदम सही। जब फोन बजेगा तो ध्यान करने वाला व्यक्ति उस आवेग को महसूस करेगा, 1 सेकंड के लिए रुकेगा और फिर सचेत रूप से तय करेगा कि नहीं, अभी मेरा काम ज्यादा जरूरी है। ये तो एक तरह का सुपर पावर हुआ। बिल्कुल, एक सुपर पावर है। और यही हमें तीसरे और सबसे अहम तरीके की तरफ ले जाता है, लगातार अभ्यास यानी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फोकस करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन 5 मिनट में ही सिर में दर्द होने लगता है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कोई कमी है। हाँ, और शायद इसीलिए लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फोकस एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास है या नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि फोकस पूरी तरह से जिम में वजन उठाने जैसा है। जिम जाने जैसा? कैसे? जब कोई पहली बार जिम जाता है और डंबल उठाता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल। वो दर्द इस बात का संकेत नहीं है कि इंसान कमजोर है, बल्कि इस बात का संकेत है कि मांसपेशी टूट रही है और अब वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर जुड़ेगी। फोकस के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। तो जो वो शुरुआती बेचैनी होती है जब कोई किताब या लैपटॉप खोलकर बैठता है और अचानक उसे याद आता है कि अरे मुझे तो उस ईमेल का जवाब देना था या पानी पीना है, हाँ, वो असल में उसका दिमाग उस फोकस वाले काम से बचने की कोशिश कर रहा होता है। एकदम सही पहचाना। वो शुरुआती 3 से 5 मिनट का समय सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। दिमाग फ्लाइट मोड में जाना चाहता है, वो आसान रास्ता यानी डोपामाइन ढूंढता है। लेकिन अगर लगातार अभ्यास किया जाए, अगर उस शुरुआती 5 मिनट की बेचैनी को बर्दाश्त कर लिया जाए और कुर्सी से ना उठा जाए, तो धीरे धीरे वो घर्षण कम होने लगता है। ये तो बहुत ही काम की बात है। लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाएं और कुछ भी हो जाए उठे नहीं, फिर उसे बढ़ाएं। हाँ, अगले हफ्ते उसे 10 मिनट करें, फिर 20 मिनट। कुछ ही महीनों में घंटों तक गहरी एकाग्रता में काम करने की क्षमता आ जाती है। तो अनुशासन से एक रूटीन बना,
ध्यान से भटकाऊ पर रिएक्ट करने की आदत को कंट्रोल किया गया और अभ्यास से फोकस की मांसपेशी को मजबूत किया गया। बिल्कुल। जब कोई इंसान इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, तब वो उस स्थिति में पहुंचता है जिसे स्वामी विवेकानंद ने सबसे शक्तिशाली शब्दों में पिरोया है। स्रोत में उनका वो कथन है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा था, अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल कर ले तो वो अपनी नियति यानी डेस्टिनी भी कंट्रोल कर सकता है। और ये कोई रूपक या कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सत्य है। कैसे? नियति या भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। इंसान का भविष्य उन हजारों छोटे छोटे निर्णयों और कर्मों का परिणाम है जो वो आज इसी पल कर रहा है। सही बात है। और कोई भी व्यक्ति अभी क्या कर रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका ध्यान कहाँ है। बिल्कुल। जो इंसान अपने मन का गुलाम होता है, जिसका ध्यान हर 5 सेकंड में किसी बाहरी चीज से चुरा लिया जाता है, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर बैठा ही नहीं है। तो वो क्या है? वो तो बस एक यात्री है जो परिस्थितियों के हिसाब से इधर उधर धक्के खा रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया में असली आजादी अपने मन को जीतने में है। हाँ। एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी, जिसके पास शायद कोई बड़ी डिग्री ना हो, कोई विशेष टैलेंट ना हो, अगर वो केवल इस एक चीज, अपनी एकाग्रता पर मास्टरी हासिल कर ले, तो वो अपनी नियति की स्क्रिप्ट खुद लिख सकता है। और अंततः यही वो असीम शक्ति है जिसके बारे में किताब बात करती है। जब ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है तो इंसान उस काम का हिस्सा बन जाता है। काम और काम करने वाले के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फ्लो स्टेट। बिल्कुल। और उसी गहराई में वो महान विचार जन्म लेते हैं जो दुनिया को बदलते हैं। तो चलिए आज की इस शानदार चर्चा के धागों को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे हम एक ऐसे युग में हैं जहां हमारा ध्यान लगातार हाईजैक हो रहा है। हमने समझा कि कैसे हमारी ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि इंसान लाचार नहीं है। एकदम सही। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कीमत को समझकर और अनुशासन, ध्यान और निरंतर अभ्यास के जरिए उस 10 मिनट के डीप वर्क वाले जोन में जाया जा सकता है जो हफ्तों के सतही काम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और टैलेंट सिर्फ शुरुआत दे सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक फोकस ही ले जाएगा। बिल्कुल। और इस पूरे प्रक्रिया में जो शुरुआती मानसिक दर्द होता है, उससे भागने की बजाय उसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि दिमाग अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बात सोचने लायक है। वो क्या? हमने बात की कि कैसे फोकस एक मांसपेशी है जिसे अभ्यास से बनाया जा सकता है और कैसे ये इंसान को अपनी नियति खुद तय करने की ताकत देता है। लेकिन जरा इस पर भी गौर करना चाहिए। किताब हमें बताती है कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो अपनी नियति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर भविष्य फोकस से तय होता है तो क्या हर बार जब हम किसी मोबाइल नोटिफिकेशन के बजने पर अपना ध्यान भटकाते हैं तो हम अनजाने में अपनी नियति का कंट्रोल एक मामूली से ऐप के हाथों में नहीं सौंप रहे होते? ये सच में एक बहुत बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल है। अगर फोकस एक इतनी बड़ी सुपर पावर है जिसे आज बहुत कम लोग हासिल कर पा रहे हैं, तो क्या आने वाले कुछ ही सालों में ये दुनिया पूरी तरह से 2 अलग-अलग वर्गों में नहीं बांट जाएगी? 2 वर्गों में? हाँ। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग होंगे जिनके पास अपने दिमाग को कंट्रोल करने की और घंटों तक फोकस करने की सुपर पावर है, जो नई तकनीकें, नई दवाइयां और नए सिस्टम्स बनाएंगे। और दूसरी तरफ वो बहुत बड़ी आबादी होगी जो अपना फोकस खो चुकी है और जो सिर्फ उन पहले वाले लोगों के बनाए सिस्टम्स और एप्स में उलझ कर रह जाएगी। ये तो बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। तो सवाल ये है कि जब ये बंटवारा होगा तो कोई भी इंसान किस तरफ खड़ा होना चाहेगा? क्या वो सिस्टम बनाने वालों में शामिल होगा या सिर्फ उसमें उलझ कर रह जाने वालों में? इस पे सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।